छत्तीसगढ़ के इतिहास की वीडियो सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इतिहास के पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कौन सा राजवंश जो छत्तीसगढ़ का है किस क्षेत्र में शासन करता था छत्तीसगढ़ के मैप के थ्रू। साथ ही साथ हमने नल वंश के बारे में संपूर्ण जानकारी देख ली थी। इस वीडियो में हम दो राजवंश के बारे में बात करने वाले हैं जो प्रॉपर छत्तीसगढ़ के हैं। उसमें से एक राजवंश है राजर्षि तुल्य वंश और दूसरा वंश है पर्वतद्वारक वंश। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले हम बात करेंगे राजर्षि तुल्य वंश की। अब इस राजर्षि तुल्य वंश का शासनकाल कब रहा है, इस संबंध में इतिहासकारों में फिर से मतभेद है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इनकी शुरुआत 4वीं शताब्दी ईस्वी से हुई, कुछ मानते हैं 5वीं शताब्दी ईस्वी से चालू हुई और कुछ मानते हैं 6वीं शताब्दी से शुरुआत हुई। ठीक, तो यहाँ पर हमने ले लिया है कि 5वीं शताब्दी ईस्वी से इनके शासनकाल की शुरुआत हुई थी, मतलब 400 ईस्वी के बाद से 5वीं शताब्दी शुरू हो गई और वहाँ से इनका शासनकाल शुरू हुआ। ठीक, अब जो इनका ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है उसमें गुप्त संवत यूज किया गया है, मतलब कैलेंडर के तौर पे, जिसमें 182 या 282 लिखा है। इसमें कंफ्यूजन है इतिहासकारों को, ठीक है, पढ़ पाने में असक्षम है। तो 182 गुप्त संवत लिखा है या 282, इसमें कंफ्यूजन है। तो इसी वजह से क्या कहा जा रहा है कि 4वीं शताब्दी है या 5वीं शताब्दी, इस तरीके से मतभेद वाली स्थिति है। ठीक है, तो देखिए, अगर 182 ईस्वी माना जाए तो इसकी शुरुआत 401 ईस्वी से मानेंगे, और अगर 282 गुप्त संवत माना जाए, सॉरी 182 गुप्त संवत है ना, और अगर 282 गुप्त संवत माना जाए तो इसकी शुरुआत 501 ईस्वी के आसपास मानी जा सकती है शुरुआत। ठीक है, तो अभी जैसे कि मैंने लिखा है 5वीं शताब्दी, चलिए मान लेते हैं। ठीक, अब जैसा कि मैंने कहा था, ये जो शासनकाल है नहीं पूछा जाएगा, कभी प्रश्न नहीं पूछा गया है, आगे भी नहीं पूछा जाएगा। बस एक रफ आइडिया के लिए आपको ये ध्यान में रखना है। हाँ, ये आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है कि राजर्षि तुल्य वंश जो है वो गुप्त संवत का प्रयोग करते थे। ठीक, इस तरीके से ध्यान में रखना है। और चूंकि राजर्षि तुल्य वंश गुप्त संवत का प्रयोग करते थे, इस कारण ऐसा माना जाता है, इतिहासकारों के मध्य माना जाता है कि यह जो राजवंश है, राजर्षि तुल्य वंश जो है, ये गुप्त राजवंश जो भारत का राजवंश है उसके अधीन थे। ठीक है, क्योंकि गुप्त संवत का प्रयोग कर रहे थे, इस आधार पे इस राजवंश को गुप्त राजवंश के अधीन माना जाता है इतिहासकारों द्वारा। एकदम क्लियर है, इसका मैंने रीजन बता दिया। राजधानी देखें तो हमने मैप के थ्रू भी देखा था, राजधानी था आरंग। अब कहाँ से पता चल रहा है मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। इनकी जो राज मुद्रा है, ठीक है, जो इनके कॉइन्स मिले हैं, सिक्के मिले हैं, राज मुद्रा है, उसमें सिंह चिन्ह मिला है। तो इसकी राज मुद्रा क्या मानी जा रही है इस राजवंश की? सिंह चिन्ह वाली राज मुद्रा। ठीक, शासक, अब शासक देखने वाले हैं। कुल 6 शासक की जानकारी मिली है। ठीक है, कुल 6 शासक की जानकारी मिली है, नाम देख लीजिए। पहले है शुरा, दयित प्रथम, विभीषण, भीमसेन प्रथम, दयित द्वितीय और भीमसेन द्वितीय। ठीक है, तो देखिए दयित 2 बार आ रहा है, इस कारण प्रथम और द्वितीय कर दिए। भीमसेन 2 बार आ रहे हैं तो प्रथम और द्वितीय कर दिए। ठीक, उसके अलावा सबसे पहले शासक शुरा और फिर एक याद रखना है विभीषण। तो इस प्रकार कुल कितने शासक हो गए? 6 शासक हो गए। अब ये मैंने यहाँ पर लिखा है महाराज, मतलब इस राजवंश के जो शासक थे अपने नाम के आगे क्या लगाते थे? महाराज लगाते थे। लेकिन फिर भी इतिहासकारों के द्वारा ऐसा माना गया है कि यह एक स्वतंत्र राजवंश नहीं था। ठीक है, यह किसी न किसी बड़े राजवंश के अधीन आने वाले सामंत के रूप में राज करते थे, ऐसा माना गया है इतिहासकारों के द्वारा। फिर भी महाराज ये नाम के आगे अपने लगाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका काम खत्म हो जाता है बस, क्योंकि आगे आने वाले राजवंश अगर हम देखेंगे, जैसे बात करें शरभपुरी वंश, तो शरभपुरी वंश के भी जो शासक थे वो भी अपने नाम के आगे महाराज लगाते थे। ये आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? अब देखिए, चूंकि प्रथम राजा जो शासक थे इस राजवंश के वो थे शुरा, तो इस राजवंश को शुरा राजवंश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब ये सब जानकारी कहाँ से मिली? सारे शासक का नाम देख लिया, ये शासक की जानकारी कहीं से तो मिली होगी। ठीक, तो कहाँ से मिली वो देखते हैं। आपको साक्ष्य के रूप में याद रखना है एक शासक का नाम, और वो है भीमसेन द्वितीय। इस वंश के इस भीमसेन द्वितीय का आरंग ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। ठीक है, कहाँ से? आरंग से प्राप्त हुआ है, इस कारण आरंग ताम्रपत्र कह रहे हैं। तो आरंग ताम्रपत्र से ही इन 6 शासकों की जानकारी मिली है। ठीक,
और इस आरंग ताम्रपत्र का जो वर्णन है ये एपिग्राफिक इंडिका में भी है इसका वर्णन। ठीक है, अब ये एपिग्राफी या इंडिका क्या है, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक क्या बोलना चाहिए पब्लिकेशन है। ठीक है, जिसमें जितने भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं पूरे भारत से किसी भी रूप में, ताम्रपत्र हो, शिलालेख हो या कोई लेख हो, उसे संग्रह किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा, एपिग्राफी ग्राफिया इंडिका के द्वारा, मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ये सब इकट्ठा किया जाता है और उसमें से एक पब्लिकेशन जो है वो है एपिग्राफिया इंडिका। तो इसमें जो वर्णन है आरंग ताम्रपत्र का वर्णन भी मिलता है। ठीक, तो ये सारी जानकारी आरंग ताम्रपत्र से मिल रही है, जिसको किसने जारी किया था, इसी वंश के भीमसेन द्वितीय ने। कहाँ से जारी किया था, तो ध्यान रखें आरंग का है, आरंग से प्राप्त हुआ है, लेकिन जारी वहीं से नहीं किया है। ऐसा इस ताम्रपत्र में पता चला है कि भीमसेन द्वितीय द्वारा इसे सुवर्ण नदी के किनारे जारी किया गया था। अब ये सुवर्ण नदी वर्तमान की कौन सी नदी है, इस संबंध में मतभेद है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जांजगीर चांपा में एक स्वर्ण नाला है, ठीक है, वहाँ पर इसे जारी किया गया था। लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये स्वर्ण नदी जो है वर्तमान की सोन नदी है। ठीक है, अब ऐसा भी माना जाता है कि क्या करते थे, जब पहले शासक थे वो जब कोई ताम्रपत्र जारी करते थे तो वो कोई सा एक बोलना चाहिए कि पवित्र स्थान से जारी करते थे। ठीक, अब इस सोन नदी के किनारे पे कौन सा है, मतलब समीप जो क्षेत्र है वो कौन सा है, पवित्र क्षेत्र अमरकंटक। ठीक, तो एक अमरकंटक के पास सोन नदी और उस क्षेत्र से जारी किया इन्होंने, ऐसा माना गया है इतिहासकारों के द्वारा। क्लियर है, तो खैर आपको नाम याद रखना है सुवर्ण नदी। अब वो सोन नदी है या जांजगीर चांपा में पाया जाने वाला नाला है, ये ऐसा प्रश्न कभी नहीं आते हैं, बस मैंने आपको बता दिया। आगे देखिए, तो इतनी जानकारी आपको मिलती है इसी आरंग ताम्रपत्र से। ठीक, एक नोट पॉइंट आपको याद रखना है और वो ये है, कलिंग प्रशस्ति और उदयगिरी के पाली लेख में एक राजा का वर्णन है जिनका नाम है खारवेल। क्या नाम है, खारवेल। अब इस खारवेल को राजर्षि वंश तुल्य कुल विनसृत बताया गया है। ठीक है, लिखा गया है, मतलब क्या बोला गया है कि जो खारवेल है ये भी राजर्षि वंश तुल्य के शासक हैं। किसमें लिखा है, कलिंग प्रशस्ति और उदयगिरी के पाली लेख में मिला है। ठीक है, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि क्षेत्र इनका शासन का अलग था, लेकिन ये भी जो है खारवेल जो है वो भी राजर्षि तुल्य वंश के शासक थे, लेकिन इस क्षेत्र में नहीं, किसी और क्षेत्र में। क्लियर, तो ये नोट पॉइंट आप याद रखेंगे, अतिरिक्त है, प्रश्न पूछा जा सकता है, इसका मैंने आपको ये बता दिया। तो ये हो गया कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, इतना ही है राजर्षि तुल्य वंश के बारे में। इतनी बातें आपको याद में रखनी है, बहुत छोटा मतलब कहना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन है इससे संबंध में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम क्या, पर्वतद्वारक वंश। ये और भी छोटा है और कुछ बुक में आपको मिलेगा भी नहीं। ठीक है, तो पर्वतद्वारक वंश, अब देखिए इसमें कोई राजधानी वगैरह जैसा कुछ दिया नहीं है। क्षेत्र के रूप में कहाँ पर निवास करते थे या शासन करते थे, तो जैसे कि मैंने मैप में भी बताया था, पर्वतद्वारक वंश देवभोग तहसील वाले क्षेत्र में शासन करते थे। और देवभोग तहसील जो है वो गरियाबंद जिले के अंतर्गत आता है और वहीं पर है तेल घाटी। ठीक है, और तेल नदी भी जो प्रवाहित होती है कहाँ से, गरियाबंद वाले क्षेत्र से प्रवाहित होती है, ये भी हमको पता होना चाहिए। तो एक तरीके से देवभोग बोले, तेल घाटी बोले या गरियाबंद बोले, सभी एक ही। ठीक है, देवभोग के अंतर्गत, मतलब माफ कीजिए, गरियाबंद के अंतर्गत देवभोग आता है, गरियाबंद के अंतर्गत तेल घाटी भी आता है। तो ये जो क्षेत्र है इसमें शासन था पर्वतद्वारक वंश का। दो राजा की जानकारी मिलती है, दो शासक की जानकारी मिलती है, उसमें से एक थे सुमन राज और दूसरे तुष्टिकर। ठीक, अब इसकी जानकारी किसके अभिलेख से मिल रही है या किसके लेख से मिल रही है, तो ध्यान रखेंगे तुष्टिकर। तुष्टिकर के 13 सिंहा ताम्रपत्र से इस वंश की जानकारी मिलती है और उसमें ही सुमन राज का वर्णन है, मतलब प्रथम शासक सुमन राज और दूसरे शासक तुष्टिकर की जानकारी मिलती है। अच्छा, राजर्षि तुल्य वंश के बारे में एक और फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, जो परीक्षा में पूछा जा चुका है और उसे आंसर भी मान लिया गया है, कि इस वंश को छत्तीसगढ़ का प्रथम राजवंश माना जाता है। ठीक है, प्रथम क्षेत्रीय राजवंश माना जाता है, ये आप नोट कर लेंगे। ठीक, अब चूंकि देखिए अगर इसकी शुरुआत 401 ईस्वी से भी माने अगर, ठीक है, लेकिन उससे पहले भी हमने देखा था नल वंश जो है उसमें से जो प्रथम शासक थे शिशुक, उनका जो समय था वो और भी पहले था।
तो एक तरीके से नल वंश का समय जो है वो पहले चालू हो रहा है, लेकिन CGPSC के बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा गया है और आंसर जो है वो राजर्षि तुल्य वंश ही लिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि राजर्षि तुल्य वंश छत्तीसगढ़ का प्रथम क्षेत्रीय राजवंश माना जाता है, ये आप नोट कर लेंगे। ठीक, चलिए कंटिन्यू करते हैं इसे। दो राजा की जानकारी, एक सोमन्यराज तुष्टिकर, किससे जानकारी मिलती है? तुष्टिकर के 13 सिंघा ताम्रपत्र से जानकारी मिलती है इन दोनों की या इस राजवंश की। अब इस वंश के लोग स्तंभेश्वरी देवी के उपासक थे। ठीक, और पर्वत द्वारक स्थान की जो समानता है वो कालाहांडी जिले के पड़थला नामक गांव से की जाती है। ठीक है, बस इतना इन्फॉर्मेशन है। खैर ये इन्फॉर्मेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है और ये ताम्रपत्र का नाम इंपॉर्टेंट है। बस इतनी ही जानकारी आपको ध्यान में रखनी है इसके संबंध में। ठीक है, तो ये हो गया पर्वत द्वारक वंश। ये दो राजवंश हमने देख लिए जो काफ़ी छोटे थे, इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी कम था। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले राजवंश के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।